हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल चैनल कॉमर्स क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक की। इसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। इस चैप्टर का ऑथर है अल्फोंस डोडेट। पहले हम अबाउट द ऑथर मतलब ऑथर के बारे में कुछ जान लेते हैं और इसके बाद हम लोग लेसन को स्टार्ट करेंगे। अल्फोंस डोडेट 1840-1897 was a French novelist and short story writer। अल्फोंस डोडेट का जन्म हुआ था 1840 को और उनका डेथ हुआ था 1897 को। वो एक फ्रेंच नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको-प्रूशियन वॉर 1870-1871, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck। द लास्ट लेसन उस समय मतलब लिखा गया था जब फ्रांको-प्रूशियन वॉर हुआ था, मतलब 1870-1871 में, जहाँ फ्रांस प्रशिया से हार गया था और प्रशिया को लीड कर रहा था बिस्मार्क। प्रशिया देन consisted of what now are the nation of Germany, Poland and part of Austria। हम जो प्रशिया बोल रहे हैं वो अभी के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों को मिला के तब प्रशिया हुआ करता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे, जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस एंड लॉरेन, उन्हें प्रेशियन के हाथों में सौंप दिया गया है, मतलब दे दिया गया है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि उस समय के जो स्कूल लाइफ थे उसमें क्या इफेक्ट हुआ था। नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। नीचे कुछ टेक्स्ट दिए गए हैं, इनके जो भी मतलब एक्सप्रेशन है उसको नोटिस करने को कहा है और जो भी इसका मीनिंग है वो मतलब जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड है और उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। एक छोटा लड़का बोल रहा है कि मैंने उस दिन बहुत लेट करके स्कूल शुरू किया था। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और मुझे डांट पड़ेगा इसका भी डर था। स्पेशली बिकॉज एमएमएल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। स्पेशली ऐसा इसलिए क्योंकि एमएमएल ने हमें बोला था कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे मतलब वो छोटा जो लड़का है उसने वो कह रहे हैं कि मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में पहला शब्द भी पता नहीं है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम,
अगर वो लड़का स्कूल जाता है और टीचर अगर सवाल पूछेगा, मतलब टीचर ने वो जो कॉन्सेप्ट है वो पहले पढ़ाया होगा, तो जो लड़का है या तो उस दिन गया नहीं होगा, या वो अगर स्कूल में गया भी है तो उसने टीचर के कहे हुए बातों में ध्यान नहीं दिया होगा। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षणों के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। कुछ क्षणों के लिए मैंने बाहर जाने का सोचा और पूरा जो दिन है वो जो डोर के बाहर ही बिताने का मेरे दिमाग में ख्याल आया। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। उस दिन बहुत गर्मी थी और बाहर बहुत ब्राइट भी था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जो बर्ड है वो चिरपिंग कर रहे थे, कहा एज ऑफ द वुड। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill, the Prussian soldiers were drilling। और जो खुला मैदान है, वो खुला मैदान कहाँ पे है? बैक ऑफ द sawmill, मतलब sawmill के पीछे। sawmill वो जगह है जहाँ पे लकड़ी को काटा जाता है और उससे कारपेंटर तरह तरह के सामान बनाते हैं। तो sawmill जहाँ पे लकड़ी काटा जाता है, sawmill के पीछे जो खुला मैदान है उसमें प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, मतलब वो लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। किस लिए? क्योंकि उन्होंने युद्ध को, जो वार है, वो जीत गए थे, इसलिए वो उस खुशी को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए वो लोग ड्रिल कर रहे थे, मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। ये सभी जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा टेम्पटिंग कर रहे थे, मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। किससे? जो रूल ऑफ पार्टिसिपल्स है उससे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। लेकिन मुझमें इतना तो स्ट्रेंथ था, मतलब शक्ति था कि मैं उसका विरोध कर सकूं। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैंने जल्दी से स्कूल जाना ही बेहतर समझा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. जब मैं टाउन हॉल के बगल से जा रहा था, मैंने बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ देखा। पिछले 2 सालों से जो बुरी खबर है वो इस बुलेटिन बोर्ड से आ रहा था। वो क्या था? द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। वो था कि जो बैटल है वो हार जाना। जो भी ड्राफ्ट हुआ करता था वो इसी में शो करता था, और जो कमांडिंग ऑफिसर का जो ऑर्डर्स था वो भी इसी में दिखाया जाता था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं अपने आप से सोचा कि विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, यहाँ पे क्या हुआ है। देन एज आई हरीड by as fast as I could go, the blacksmith master, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of
टाइम। मैं जल्दी जल्दी स्कूल की ओर जा रहा था। उसी समय एक ब्लैक स्मिथ मतलब एक लोहार, उसका नाम था वस्टर, जो वहाँ पे था अपने अप्रेंटिस के साथ, मतलब अपने शिष्य के साथ, मतलब वो शिष्य जो जो वस्टर है उससे जो ब्लैक स्मिथ है उसका काम सीख रहा था, मतलब जो चेला होता है वो। और वो लोग बुलेटिन को पढ़ रहे थे और इसके बाद मुझे वो लोग ने बुलाया और कहा कि बब इतने जल्दी मत जाओ, तुम समय रहते स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। मैंने सोचा कि वो लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मैं आज बहुत देर हो गया घर से निकलते समय और स्कूल भी जल्दी शुरू होना है। एंड रीच्ड एमहेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और मैं एमहेमल के लिटिल गार्डन जे वहाँ तक पहुँचा ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब सभी सांस जो है वो लग रहा है कि बाहर आ गया है और सांसें फूलने लगा है अभी। Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street। वैसे तो जब स्कूल शुरू होता है तब बहुत बस्सल होता है, शोरगुल होता है, जो कि स्ट्रीट से भी सुनाई देता है। द ओपनिंग and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। और वो जो बस्सल है वो क्या क्या है, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब वैसे जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो बेंच को ऐसे वहाँ तक घसीट के ले जाता है, तो वो लोग जो बेंच को इधर उधर करते हैं और कभी कभी अपने बैठने के लिए एडजस्ट करते हैं, उसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क कहा जाता है। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, वो लोग यूनिसन में लेसन को रिपीट कर रहे थे। यूनिसन का मतलब है एक ही सुर में। बच्चे जब कोई लेसन रिपीट करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लोग एक ही सुर में वो पढ़ रहे हैं, और ये सभी आवाज़ें बाहर स्ट्रीट से भी सुनाई देता था। वेरी लाउड, और वो लोग जोर से पढ़ते थे। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग अपने कानों में हाथ को रख देते थे, मतलब कानों को हाथों से ढक देते, जिससे मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए, बेहतर समझ, मतलब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके, उसके लिए कानों में हाथ से ढक के हम लोग पढ़ते थे। और जो टीचर लोग हैं वो अपने रूलर को जो डेस्क या बेंच है उसमें हिट करते थे, जिससे आवाज़ निकलता था, और इससे बच्चे लोग डर के मारे पढ़ा करते थे। बट नाउ, लेकिन अभी इट वॉज ऑल्सो स्टिल, ये सभी जैसे रुक गया है, मतलब कोई आवाज़ नहीं है। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen। काउंटेड ऑन का मतलब है कहीं पे जाना। मैं स्कूल में कैसे जाता था, कमोशन के सहारे,
मतलब शोरगुल, हल्ला, ये सब के सहारे, क्योंकि बच्चे लोग, बाकी जो क्लासमेट है वो लोग हल्ला करते थे, तो इससे वो लोग, जो बब है, जो छोटा लड़का है, उसको उतना ध्यान नहीं देता था और वो आसानी से क्लास के अंदर एंटर कर देता था और अपने सीट पे बैठ जाता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन थोड़ा सा अलग हो गया, मतलब क्लास तो चल रहा है लेकिन लग रहा है कि जो रविवार है, रविवार की सुबह जैसे मतलब क्लास बंद होता है और स्कूल एकदम शांत होता है, उसी तरह आज एकदम शांत है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट already in their places and MML walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। मैंने खिड़की से झाँका तो मैंने सभी क्लासमेट को देखा कि वो लोग अपने जगह पे बैठे हुए थे और जो टीचर है MML वो क्लास के अंदर अप एंड डाउन कर रहे थे, मतलब क्लास के इधर से उधर आ जा रहे थे और वो भी एक भयानक, मतलब डरावनी जो आयरन के रूलर है वो हाथों में था और उसके आयरन रूलर के साथ वो यहाँ से हुआ जा रहा था। I had to open the door and go in before everybody। मैंने दरवाज़ा खोला और सबके सामने में गया। You can imagine how I blushed and how frightened I was। आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना शर्मिंदगी महसूस हुआ और मुझे कितना डर लग रहा था। But nothing happened। MML saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little French. We were beginning without you।" लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। MML ने जब मुझे देखा तो सर ने वेरी काइंडली मुझे कहा कि तुम अपनी जगह पे जाओ लिटिल फ्रेंच। फ्रेंच को कहा कि तुम अपनी जगह पे जल्दी से जाओ, तो अगर तुम नहीं आते हम तुम्हारे बिना ही स्कूल शुरू कर देते, मतलब क्लास जो है वो स्टार्ट कर देते। अब हमें पता चला कि जो एक छोटा लड़का है उसका नाम फ्रेंच है और जो ब्लैक स्मिथ है वो उसे प्यार से बब बुलाता था, लेकिन उसका असली नाम था फ्रेंच। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड आई सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं जंप करके बेंच तक गया और डेस्क में बैठ गया। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days। मैंने तब तक नहीं देखा जब तक मेरा डर थोड़ा सा कम ना गया हो। उसके बाद मैंने जब देखा तब क्या देखा आपको पता है? मैंने वो देखा कि जो टीचर है वो अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे, फ्रिल शर्ट पहने हुए थे और सर में एक लिटिल, मतलब एक छोटा ब्लैक कलर का सिल्क कैप भी था और ये सभी एम्ब्रॉयडर्ड था। ऐसे कपड़े
वो लोग सिवाय कभी इंस्पेक्शन या प्राइस डिस्क के कभी भी नहीं पहनते थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। उस दिन पूरा स्कूल थोड़ा सा अलग ही था और थोड़ा सा सोलेम था, मतलब सीरियस था। बट द थिंग that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. इससे भी ज़्यादा मतलब मुझे सरप्राइज कर देने वाली बात ये थी कि जब मैंने पीछे देखा बैक बेंचेस को, जो हमेशा खाली हुआ करता था, वो आज जो गांव वाले हैं, मतलब विलेज के जो पीपल है, वो लोगों से भरा हुआ था। और वो भी जो विलेज के जो पीपल थे, वो भी हमारे जैसे एकदम शांत बैठे हुए थे। उसमें जो पीछे जो बैठे हुए थे लोग, उनमें कौन कौन थे? ओल्ड हाउसर, एक हाउसर था विथ हिज 3 कॉर्नर हेड, जो 3 कॉर्नर हेड सर में पहन के आया था। द फॉर्मर मेयर, जो पहले मेयर रह चुके हैं। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, जो पहले पोस्टमास्टर रह चुके हैं। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और बाकी अन्य लोग उनके बगल में बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सभी दुखी लग रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर, और हाउसर एक पुराना जो प्राइमर है वो लेके आया था। थम्ड एट द एजेस, और वो अपने एजेस में रखा था, मतलब अपने घुटनों में वो प्राइमर को रखा था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और अपने घुटनों में वो जो प्राइमर लाया था उसको खोला। विच इज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, जो पेज खोला तब हाउसर एक स्पेक्टिकल्स के सहारे खोला, जो स्पेक्टिकल्स का मतलब है चश्मा। जो हाउसर है वो चश्मा पहन के फिर जो प्राइमर है वो खोला, और उनका जो प्राइमर है उसका जो पेज है वो साइड से थोड़ा सा मतलब मुड़ा हुआ था। While I was wondering about it all, MML mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब मैंने ये सब मतलब ना होने वाली चीज़ें देखा, तब जो MML जो टीचर है वो चेयर से खड़े हो गए, और उसी समय एक जेंटल ट्यून में सभी को कहा। इसमें बताया कि मुझे कहा है, जो लड़का है उसे कहा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। MML ने सभी को कहा कि आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो फ्रेंच की जो लैंग्वेज है उसका लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि एल्सेस और लॉरेन की जितने भी स्कूल्स है वह जर्मन पढ़ाया जाएगा। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो जर्मन पढ़ाने वाला जो न्यू मास्टर है वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और
आप इस लास्ट लेसन में थोड़ा अटेंटिव हो, ये मैं चाहता हूँ। व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेर टू मी। जैसे बिजली गिरता है वैसे वो लड़का ने कहा कि ये मेरे साथ जैसे एक बिजली गिरने वाले शब्द कहा गया है। मतलब इतना चौंक गया कि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है। इसके बाद उसे जर्मन पढ़ना होगा, फ्रेंच लेसन वो पढ़ नहीं पाएगा। ओह द wretches, that was what they had put up at the town hall। हम कितने बदनसीब है कि हमें अब फ्रेंच लेसन पढ़ना होगा, और यही शायद वो टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड उसने लिखा था, और इसीलिए वह इतने सारे भीड़ इकट्ठा हो गए थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। मेरा ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, क्यों? मैंने तो अभी अभी बहुत हार्डली मतलब बहुत मेहनत करके कैसे लिखना है वो अभी जाना था, और मुझे वो अब कभी भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। मुझे अभी ये सब रोकना होगा। जब हम किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं और अगर वो हमें और पढ़ने को ना मिले या सीखने को ना मिले, तब हमें बहुत मतलब दुख होता है। और वैसे ही फ्रेंच को अभी दुख हो रहा था कि वो उसने अभी मतलब हार्डली लिखना जाना था, कैसे लिखना है फ्रेंच में वो जाना था, और अभी टीचर बोल रहे कि उसे और अब फ्रेंच कभी भी पढ़ने को नहीं मिलेगा। ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सर। मैं शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, मैं सॉरी भी फील कर रहा हूँ, मतलब गिल्टी फील कर रहा हूँ कि मैं लेसन को पढ़ने के बजाय जो बर्ड्स एग है वो देखने जाया करता था। सार जो एक रिवर है उसके साइड में से स्लाइडिंग करने के लिए मैं स्कूल छोड़ के जाया करता था। माई बुक्स दैट हैड seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my story of the saints were old friends now that I could not give up। जब पहले मुझे जो मेरे जो बुक्स हैं वो नोशंस की तरह लग रहा था, उससे कैरी करना बहुत हैवी था, और मेरे जो ग्रामर है, मेरे जो स्टोरी है वो मतलब एकदम मतलब ख़राब लगता था। लेकिन अभी वो एकदम सेंट जैसे हो गए, और वो जो किताबें हैं वो अभी मेरे जैसे पुराने दोस्त बन गए हैं, और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। एंड MML 2 और MML जो टीचर है उनको भी मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कल से वो और फ्रेंच लेसन नहीं पढ़ेगा। The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। वो आइडिया जो मतलब वो बातें कि हम MML को देख नहीं पाएंगे, उनका जो रूलर है वो सब को भूलना पड़ेगा, और वो जो क्रैंकी थे ये सब चीज़ें हमें भूलना पड़ेगा। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। गरीब लोग, वे लोग लास्ट लेसन के प्रति अपने जो ऑनर है उस ऑनर को दिखाने के लिए उन्होंने संडे क्लॉथ पहना हुआ था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब
मैं समझा why the old men of the village were sitting there in the back of the room। क्यों वो जो गाँव वाले हैं वो यहाँ पे मतलब रूम के पीछे एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। It was because they were sorry too that they had not gone to school more। इसका कारण ये है कि वो लोग अपने आप को ब्लेम कर रहे कि वो लोग ज़्यादा स्कूल नहीं जाया करता था। It was their way of thanking our masters for his 40 years of faithful service and of showing their respect of their country that there's no more। ऐसे तरीके से वो अपने मास्टर को थैंकिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 40 साल फेथफुली मतलब विश्वासी बन के अपने काम को किया है। अपने काम को मतलब ईमानदारी से किया है, उसमें कोई भी मतलब धोखाधड़ी नहीं किया है और जो देश के प्रति रेस्पेक्ट है उसको दिखाने के लिए कि जो उनको मतलब जो गाँव वालों को जो एल्सास लॉरेन के जो लोग हैं उनको देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए भी वो लोग मतलब धन्यवाद जता रहे हैं। While I was thinking of all this, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, इसमें आई का मतलब है वो जो छोटा बच्चा है फ्रेंड, उसके बारे में बताया जा रहा है। I heard my name called। मैंने सुना कि मुझे बुला रहा है। It was my turn to recite। अब मतलब मेरा समय था कि उसको रिसाइट करना मतलब जोर जोर से पढ़ना। अब मेरा बारी था, अब मुझे ही पढ़ना होगा। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through। फ्रेंच को पता था कि वो पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए उसने कहा कि मतलब अंदर ही अंदर मन में सोचा मैं ये कैसे करूँ, मैं तो पार्टिसिपल्स का जो रूल है उसका पहला शब्द भी नहीं जानता हूँ और मुझे अब रिसाइट करना होगा और इसके लिए मुझे डांट भी खाना पड़ेगा अगर मैं सही से ना कर पाऊँ, मतलब सही से मतलब बोल ना सकूँ रूल से पार्टिसिपल्स के। वेरी लाउड एंड क्लियर, जोर से और एकदम साफ एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना कोई गलती के। बट मैं ये कोशिश कर रहा था कि मैं बिना किसी मिस्टेक के ये बोल सकूँ, बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। मैंने पहले ही शब्द में मिक्स कर दिया था, मतलब पहले शब्द में मैं गलती से अलग मतलब शब्द मिक्स कर दिया या बोल नहीं पाया और मैं खड़ा हो गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। मैं अपने डेस्क पर खड़ा हो गया, मेरा जो हार्ट बीट है मतलब धड़कन है दिल का वो बढ़ गया है। आई हेयर्ड एम हेमल से टू मी आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच। मैंने सुना एम हेमल ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम बैड फील कर रहे हो जो काफ़ी है। सी हाउ इट इज़, देखो कि क्या है ये। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, हर रोज़ हम अपने आप से कहते थे बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। मेरे पास बहुत समय है, मैं ये कल पढ़ूँगा।
and now you see where we have come out। और अब देखो कि हम कहाँ पे आ चुके हैं। That's the great trouble with Alsace। ये मतलब एल्सेस के साथ बहुत ट्रबल है। And मीनिंग she puts off learning it tomorrow। यहाँ के जो लोग हैं वो कल पढ़ूंगा ये बोल के छोड़ देते थे। And now those fellows out there will have the right to say to you how is it। और अब वो जो फेलो है जो बाहर से कल आएंगे वो लोग पूछेंगे मतलब बोलेंगे कि ये सही है, ये कैसे हुआ। You pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। जो बाहर से लोग होंगे मतलब जो प्रशियन सोल्जर्स है वो लोग जब आएंगे और कहेंगे ये सही है, तुम्हें शर्म नहीं आते है कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते हो और तुम्हें फ्रेंच ना ही पढ़ना आता है और ना ही लिखना आता है। But you are not the worst, poor little French। We have all a great deal to reproach ourselves with। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है लिटिल फ्रेंच, हम सब इसके लिए मतलब कारण है, इन सब का कारण है। हम किसी न किसी वजह से जो पढ़ना है उसको अवॉइड करते थे और हम बाद में पढ़ेंगे ये बोल के छोड़ देते थे। Your parents were not anxious enough to have you learn। तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो भी मतलब तुम्हारे पढ़ाई के प्रति उतने चिंतित नहीं थे। They prefer to put you to work on a farm or at the mills। तुम्हारे जो पेरेंट है वो प्रेफर करते थे कि तुम किसी फार्म में या किसी मिल में काम करो जिससे मतलब थोड़ा सा पैसा है। So as to have a little more money, जिससे मतलब ज़्यादा पैसा आ सके। And I और मैं I have been to blame also। मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ। Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson। क्या मैं तुम लोगों को अक्सर मेरे जो फ्लावर के जो गार्डन है गार्डन में पानी देने के लिए नहीं भेजा करता था। एंड व्हेन और जब आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं फिशिंग करने जाया करता था मतलब जाता था। Did I not just give you a holiday? क्या मैं तुम लोगों को छुट्टी नहीं दे देता था। Then from one thing to another, MML went on to talk of the French language। इसके बाद मतलब फिर एक एक करके मतलब एक से लेकर दूसरे तक MML ने फ्रेंच लैंग्वेज में बोला कि that it was the most beautiful language in the world। ये पृथ्वी में सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। the clearest and the most logical। जो मतलब ये फ्रेंच लेसन बहुत ही क्लियर है और एक लॉजिकल लैंग्वेज है। that we must guard it among us। जिसको हमें अपने मतलब आपस में गार्ड करना है मतलब बचाना है। एंड नेवर फॉरगेट इट और इसे भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड
as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. इस मतलब अपने जो लैंग्वेज है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। एनस्लेव का मतलब है गुलाम। जब आप किसी के गुलाम बन जाते हैं या कहीं पे कैद हो जाते हैं तो आपका जो मतलब की है जिससे आप उस कैद को खोल सकते हैं वो है आपका खुद का लैंग्वेज। इसलिए जो टीचर है एमएमएल उन्होंने सभी से कहा कि आप कभी भी फ्रेंच लेसन को भूल मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप कैदी बन जाते हैं या इन लोगों के कैद में आ जाते हैं तब भी आपका जो लैंग्वेज है आपको मदद करेगा इन सब से बचने में। Then he opened a grammar and read us our lesson. फिर उन्होंने ग्रामर खोला और हमको मतलब पढ़ने को बोला, मतलब हमारे साथ पढ़ना शुरू। I was amazed to see how well I understood it. मैं मतलब चौंक गया कि मैं कितनी आसानी से मतलब कितने अच्छे तरीके से ये समझ रहा हूँ। All he said seemed so easy। जो भी मतलब एमएमएल पढ़ा रहे हैं वो दिखने में बहुत आसान है। I think मैं सोच रहा हूँ too that I had never listened so carefully। मैंने इससे पहले कभी भी इतना मतलब केयरफुली नहीं सुना था। And that he had never explained everything with so much patience। और जो टीचर है एमएमएल उन्होंने भी कभी मतलब इतने पेशेंस से इतने धैर्य के साथ नहीं बताया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away। ऐसा लग रहा था कि जो एमएमएल है वो जाने से पहले अपने भीतर जितना भी मतलब ज्ञान है उस सभी ज्ञान जो भी मतलब क्लास के अंदर बैठे हुए हैं उन सभी को दे देना चाहता है। And to put it all into our heads at one stroke। और वो सभी मतलब जो ज्ञान है जो मतलब बुक से एमएमएल पढ़ा था पहले अपने स्टूडेंट लाइफ में, वो सभी जो स्टडी का जो नॉलेज है वो एक ही स्ट्रोक में हम सबको दे देना चाहता है। इसलिए वो बहुत ही धैर्य के साथ हम सभी को पढ़ा रहे हैं अभी भी। मतलब ये जब स्कूल चल रहा था एल्से तो लॉरेन में तब की बात है, तो एमएमएल तब पढ़ा रहा था इतने धैर्य के साथ कि सबको समझ में आ जाए, और वो अपने काम को लास्ट दिन में भी ईमानदारी से कर रहा था। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। हमें अब लिखने का काम सौंपा गया था, मतलब अब लिखने की बारी है। दैट डे एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन एमएमएल हम सबके लिए मतलब नया कॉपी लाया था। रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हेड फ्रेंच एल्सेस, जिसमें मतलब उस कॉपी में बहुत ही सुंदर तरीके से राउंड करके लिखा था कि फ्रेंच एल्सेस। They looked like little flakes floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks। ऐसा लग रहा था देखने में जो फ्लैग है वो स्कूल के हर जगह पे मतलब लहरा रहा था, फ्लोटिंग हो रहा था। जैसे कल मतलब 15 अगस्त था तब जैसे
फ्लोटिंग हो रहा था, वैसे ही उस दिन ऑनर के लिए स्कूल के अंदर फ्लैग फ्लोटिंग कर रहा था। और मतलब हर एक डेस्क में एक रोलर है, उसके ऊपर फ्लैग रख दिया था, मतलब बांध दिया था या लगा दिया था, जिससे फ्लैग फ्लोटिंग हो रहा था और देखने में ये बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. ये देखने में मतलब सही था कि अपने काम को कितनी सही तरीके से कर रहे हैं और कितनी शांति से ये सब हो रहा है। The only sound was the scratching of the pens over the paper. सिर्फ मतलब एक ही साउंड जो है सुनाई दे रहा था, वो है जब पेपर पे स्क्रैचिंग, मतलब जब आप पेपर पे पेन या पेंसिल से लिख रहे होते हैं तब थोड़ा सा साउंड होता है, वही साउंड हो रहा था क्लास के अंदर, और इसके अलावा कोई भी साउंड नहीं था। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest one, who worked right on tracing their fishhooks as if that was French too. On the roof, the pigeons quite very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even a pigeons? जब पेन की स्केचिंग सुनाई दे रहा था के बाद कुछ बीटल्स उड़ते उड़ते क्लास के अंदर आ गया था, लेकिन उस बीटल्स के प्रति मतलब कोई भी इतना अटेंशन नहीं दिया था, मतलब कोई भी उनके प्रति इतना मतलब ध्यान नहीं दिया था कि कोई बीटल्स यहाँ पे आया है। वो अपने काम को मन लगा के कर रहा था। और तभी कुछ मतलब कबूतर जो होते हैं, कबूतर जो है वो रूम के ऊपर क्वाइट कर रहे थे। तो जो लिटिल बॉय है फ्रांज, वो सोच रहा था कि हम लोगों का तो सही है, लेकिन जो कबूतर है वो जर्मन में कैसे गाना गाएगा, क्या वो ऐसा कर सकता है, ये सोच के वो मन ही मन खुश हो रहा था। अब छोटा बच्चा है, कुछ भी सोच सकता है, इसलिए वो ऐसे सोच रहा था कि जो कबूतर है वो अभी फ्रेंच में गाना गाता है और जब कल से वो लोग कैसे जर्मन में गाना गाएगा। Whenever I looked up from my writing, I saw Emmanuel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. फैंसी। जब तक मैं लिख रहा था और लिखने के बाद जब मैंने एमएमएल को देखा तो मैंने देखा कि एमएमएल अपनी चेयर में मतलब एकदम बिना हिले डुले मोशनलेस तरीके से बैठे हुए थे। एक चीज़ से लेके और एक चीज़ तक एमएमएल देख रहा था और अपने माइंड में सोच रहा था कि ये जो चीज़ें है वो कैसे कैसे मतलब किस जगह पे है, क्योंकि for 40 years he had been there in the same place, क्योंकि एमएमएल 40 सालों से एक ही जगह पे काम कर रहा है। और जब आप किसी जगह में बहुत दिन तक काम कर रहे होते हैं या उस जगह पे रहते हैं, तो जब आप उस जगह से चले आते हैं तो उस जगह को बहुत ध्यान से आप देखते हैं कि कौन सी चीज़ किस जगह पे है, और ये सब आप अपने माइंड में जमा कर रहते हैं
ताकि जब आप उस जगह को छोड़ रहे हैं तो उस जगह के बारे में आप सोच सकें। और ऐसे ही एमएमएल 40 सालों तक उस स्कूल में काम कर रहा था, उसी जगह पे था, इसलिए वो जो आसपास के जो चीज़ें हैं वो देख रहा था, क्योंकि जो वो 40 सालों से काम कर रहा था सभी चीज़ें एक जैसी ही थी। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, जो गार्डन है जो खिड़की से देखा करता था एमएल, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और एमएल के सामने जो क्लास होता था, जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। सिर्फ जो डेस्क और बेंच है वो पहले से थोड़ा मतलब चेंज हुआ है, थोड़ा बेहतर कंडीशन में है अभी। पहले उतना मतलब डेस्क और बेंचेस उतना अच्छा नहीं था, और अभी थोड़ा सा मतलब उसको ठीक किया गया है। द walnut trees in the garden were taller, जो अखरोट के पेड़ है वो गार्डन में बड़े हो चुके हैं। एंड द hope that he had planted himself twined about the windows to the roof, और एमएमएल ने जो 2 होप लगाया था वो अब खिड़की से लेके छत तक पहुंच गया। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कितना मतलब हर्ट कर रहा था उनके मन को, मतलब एमएल के जो मन को हर्ट कर रहा था, उन सबको छोड़ के जाना पड़ रहा है इसलिए। एंड maybe poor man to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day। जो गाँव वाले थे जो उस रूम में बैठे हुए थे, ऊपर से उनका जो बहन है वो पैकिंग कर रहा था, ट्रंक में सामान भर रहा था। ये सब में आवाज़ें जो गाँव वाले हैं और जो लिटिल फ्रेंड है वो सब सुन रहे थे, और ये सुन के बहुत हर्ट कर रहा था, क्योंकि एमएमएल यहाँ पे 40 सालों से काम कर रहे थे और अभी उनको ये सभी छोड़ के जाना पड़ रहा है। और पैकिंग कर लिया है क्योंकि उन्हें पता है कि वो कल जा रहे हैं। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, लेकिन अभी भी इतना मतलब साहस था कि वो सभी लेसन एक बार फिर से पढ़ाए। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्टोरी, लिखने के बाद अब हम हिस्टोरी के लेसन पढ़ेंगे। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर बा बी बी बो बो। हिस्टोरी में अब हिस्टोरी पढ़ने की बारी थी, और जिसे बच्चे करते हैं एकदम जब छोटे होते हैं, जब केजी या नर्सरी में जाता है और ABCD पढ़ते हैं, वैसे वो लोग अब ब्या बे बी बो बो ये सब पढ़ रहे हैं। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands। जो हाउजर है वो अपने साथ एक प्राइमर लेके आया था, अब वो उसने खोल दिया दोनों हाथों में। Spell the letter with them। You could see that he too was crying। आप देख सकते हैं कि वो crying मतलब रो रहे हैं। His voice trembled with emotion।
उनका जो आवाज़ है वो मतलब सुन के हंसी भी आ रहा था और साथ में दुख भी हो रहा था। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। उनका जो आवाज़ था वो कट कट के आ रहा था और इसे सुनने में मतलब बहुत फनी था और हमें दुख भी हो रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट द लास्ट लेसन। कितने अच्छे तरीके से मुझे ये याद रह गया जो लास्ट लेसन पढ़ाया है अभी। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रोक 12। अब जो क्लॉक है चर्च के उसमें 12 बज गए हैं, मतलब ये रात के 12 है या सुबह दोपहर के ये बताया नहीं गया है, सिर्फ बताया गया है कि 12 बज गया है। देन द एंजेलस, उसके बाद एंजेलस जो है वो आ गए। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ आवर पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। जो पर्शियन सोल्जर्स है वो आ गए और ट्रम्पेट बजा रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। ट्रम्पेट तब बजाया जाता है जब आप किसी वार में जीत गए हैं, इसीलिए पर्शियन सोल्जर्स ट्रम्पेट बजा रहे थे। और उन्होंने जो सॉमिल के पीछे एक्सरसाइज किया था, मतलब जो वो शो करने वाले थे वो अभी शो कर रहे हैं, मतलब उन्होंने जो भी प्रैक्टिस किया था वो अभी लाइव मतलब सबको दिखा रहे हैं। और ये इन सब का जो आवाज़ है वो क्लास के अंदर भी आ रहा है। एमएमएल खड़ा हो गया, वेरी पेल इन चेयर, आई नेवर सो हिम लुक सो टॉल। मैंने उनको आज से पहले इतना लंबा कभी भी नहीं देखा है। अब मतलब एमएमएल इतना लंबा इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो फ्रेंच के मन में एमएमएल के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग आ गया, एक पॉजिटिव थॉट आ गया है, इसलिए उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा लग रहा है। माई फ्रेंड सेड ही आई but something choked him, he could not go on। एमएमएल ने कहा कि मेरे दोस्तों, और आई करते करते वो रुक गया और उससे आगे वो बोल नहीं पाया। देन ही hurried to the blackboard, then he turned to the blackboard, और उसके बाद वो ब्लैकबोर्ड के साइड में घूम गया। 2 का पीच ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा लिया, एंड bearing on with all his might he wrote as large as he could। और ब्लैकबोर्ड में उस चौक से मतलब लिखा कि भाइवा ला फ्रांच, मतलब फ्रांच अमर रहे। ये उन्होंने फ्रेंच में लिखा है, इसलिए भाइवा ला फ्रेंच, इसका मतलब है कि फ्रेंच अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed, you may go। अब मतलब भाइवा ला फ्रांच लिखने के बाद वो रुक गया और फिर से वो वॉल की ओर घूम गया और बिना कोई शब्द बताए उन्होंने इशारा, मतलब गेस्चर का मतलब है इशारा, बिना किसी शब्द बोले इशारा से बोल दिया सभी को कि स्कूल जो है वो डिसमिस हो गया है, स्कूल ख़त्म हो गया है, अब तुम लोग जा सकते हो।